हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत हैं, इसलिए हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया है। एक शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरी अशांतिकालीन या विशेष परिस्थितियों में जो शक्तियाँ मिलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिसे हम सामान्य शक्तियाँ कह सकते हैं वही शांतिकालीन शक्तियाँ हैं, अर्थात जो एक सामान्य समय में राष्ट्रपति जिन शक्तियों का उपयोग करता है वो शांतिकालीन शक्तियाँ होती हैं। और जो असामान्य परिस्थितियाँ हैं उनमें कुछ युद्धकालीन शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ देश में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल भी लागू हो सकता है, जिसे हम आपातकालीन शक्तियाँ भी कहते हैं इनको। तो दो तरह की शक्तियाँ होगी, एक शांतिकालीन, एक आपातकालीन। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। शांतिकालीन शक्तियों पर हम बात करते समय ये ध्यान रखेंगे कि मोटे तौर पर भारत का राष्ट्रपति शासन के तीनों अंगों से जुड़े कार्य करता है, यानी कि वो विधायी का संबंधी काम भी करते हैं, कार्यकारी काम भी उनके हैं और न्यायिक जिम्मेदारियां भी हैं या अधिकार हैं, दायित्व हैं, जो भी हैं। तो इसीलिए हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को भी इसी जो प्रारूप में बांटा है कि पहले कार्यकारी शक्तियाँ, फिर विधायी शक्तियाँ और फिर न्यायिक शक्तियाँ। पहले हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियाँ, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 में ये लिखा है कि शासन की समस्त जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और फिर उन शक्तियों का उपयोग वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है उसकी सलाह से करेगा। तो अनुच्छेद 53 ये बताता है कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के जो भी आदेश जारी होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होते हैं, यानी कि वहाँ से जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति कार्यालय से जारी होती है। कोई भी कानून लागू होता है तो उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति कार्यालय से जारी होती है। तो भले ही वो अंतिम रूप से फैसले प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के होते हैं, लेकिन वो फैसले बाहर आते हैं तब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आते हैं। यद्यपि अगर वो गलत निकलते हैं वो फैसले तो राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि संसदीय मॉडल में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। कार्यपालिका संबंधी दूसरा काम राष्ट्रपति जी का है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी राष्ट्रपति ही स्वीकार करते हैं, अन्य मंत्रियों के इस्तीफे भी, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। आप कहेंगे कि संसद में तो शपथ अध्यक्ष दिलाता है, तो राष्ट्रपति उन्हें अपनी ओर से नामित करते हैं कि मेरी ओर से ये संसद में शपथ दिलाएंगे, राज्यसभा में ये दिलाएंगे, तो इस रूप में है। तो ये भी राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 75 में, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और फिर जो कार्यकारी शक्तियाँ और भी हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति होती है।
जैसे राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या प्रशासक हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं, राजनयिक, उनकी नियुक्ति भी यहीं से होती है। और दूसरे जो केंद्रीय स्तर पर जो आयोग हैं, महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ही होती हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऐसे और भी बहुत से आपको मिल सकते हैं, आयोग होंगे, और सबका नाम तो मैं यहाँ बता भी नहीं पाऊँगा। तो जो इनके अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जैसे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है, तो ये भी उनकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। आमतौर पर हम संसद के लिए कह देते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, लेकिन तकनीकी रूप से हम जब बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। और भारत का राष्ट्रपति, हमने बताया कि एक ऐसा स्पार्क प्लग हो गया है जिसका जुड़ाव हर संस्था से है। हर संस्था से मतलब सरकार के हर अंग से है। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का तो वो सीधा हेड हो जाता है एक तरह से। व्यवस्थापिका के साथ राष्ट्रपति को जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पज जो है, कि संसद के दोनों सदन अगर किसी भी विधेयक को पारित कर देते हैं तो वे तब तक कानून नहीं बन सकते जब तक राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी है। और संसद द्वारा पारित जो विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं कि वो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। जेबी वीटो भी है कि वो उस पर कोई राय ही ना दे, अपने डेस्क में पटक लें उसे। तो ये सब होता है। ये व्यवस्थापिका संबंधी जो कार्यों में उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फिर अन्य जो महत्वपूर्ण काम है व्यवस्थापिका संबंधी, विधायी संबंधी जो कार्य है, वो संसद का जो सत्र बुलाना है, उस सत्र को विघटित करना है। विशेष सत्र अगर बुलाना है तो राष्ट्रपति जी के आदेश से ही बुलाया जाएगा। हाँ, एक बार सत्र बुलाने के बाद सत्र की जो कार्यवाहियाँ हैं राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, उसकी बैठकें कब आयोजित करनी है, कब स्थगित करनी है, ये काम फिर जो स्पीकर का या फिर राज्यसभा में सभापति का है, उसमें फिर राष्ट्रपति का दखल नहीं होता है। उनका, राष्ट्रपति जी का काम तो केवल संसद सत्र को बुलाना है, उसे विघटित करना है, या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई है जिसमें कि विशेष अधिवेशन बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है, तब बुलाया जाएगा। तो ये काम राष्ट्रपति जी का बहुत महत्वपूर्ण काम है, विधायी काम। दूसरा विधायी संबंधी काम है जो आपने कई बार सुना होगा, और ख़ास तौर पर अब जब ये जो कृषि संबंधी बिल आ रहे हैं, कानून भी बन गए हैं ये, तो इनका बारे में बार बार इनकी बहस में जिक्र आ रहा था कि सरकार पहले इन्हें अध्यादेश के रूप में लेकर आई थी। तो अध्यादेश हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश हैं, और वो अल्पकालिक कानून होते हैं, यानी उनका प्रभाव वैसा ही होता है जैसे संसद द्वारा पारित जो कानून का होता है, लेकिन ये अल्पकालिक होता है। और अध्यादेश उस समय जारी होता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता, यानी कि विश्रांति काल होता है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जो 6 महीने के अंतराल में
संसद सत्र बुलाना ज़रूरी, यानी कि एक संसद सत्र बुलाने के बाद दूसरे संसद सत्र के बीच का जो अंतर है वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ उससे भी ज़्यादा है, जैसे एक मानसून सत्र हो जाता है, एक बजट सत्र भी हो जाता है, एक शीतकालीन सत्र हो जाता है। तो ऐसे संसद सत्र ये तो सामान्यतः आते हैं, लेकिन विशेष रूप से भी कोई बुलाया जा सकता है। लेकिन अब वो 20-25 दिन का सत्र होता है, उसके अलावा फिर वापस संसद नहीं चल रही होती है। तो ऐसे में फिर ये ज़रूरत हो जाती है कि अगर उस समय अचानक कानून की ज़रूरत पड़ जाए तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो एक अध्यादेश जारी करे, और वो अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब दोबारा से संसद सत्र शुरू नहीं हो जाता है, और उसके बाद भी एक निश्चित समयावधि है, उस दौरान अगर वो अध्यादेश कानून में बदल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। ये अध्यादेश की है, इन पे हम अभी फिर भी बात करेंगे अलग से भी। इसके अलावा राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है विधायी कार्यों में कि अगर कोई विधेयक लंबित है और लंबे समय से अटका हुआ है तो राष्ट्रपति उस सदन को निर्देश दे सकते हैं कि आप इस विधेयक पर शीघ्र कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी देने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संविधान में दिया गया है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। तो न्यायिक शक्तियों में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश से होती है। उनका ट्रांसफ़र भी राष्ट्रपति के आदेश से होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका होती है न्यायिक मामलों में। यह अलग बात है कि वहाँ राष्ट्रपति को उसी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना होता है या उसी वकील को या अध्येता को जज के रूप में नियुक्त करना होता है जो कोलिजियम कहती है। कोलिजियम का मतलब यहाँ है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट 5 जो जज हैं, इनमें एक चीफ जज होगा, 4 जो सीनियर जज हैं, उनसे मिलकर एक समूह, एक मंडली होगी, और वह मंडली राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेगी कि किस व्यक्ति का ट्रांसफ़र कहाँ करना है और किस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो राष्ट्रपति को कर देते हैं। हम जितनी भी शक्तियों की बात कर रहे हैं, हकीकत में राष्ट्रपति की शक्तियां तो एक भी नहीं है इनमें से। कार्यकारी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। न्यायिक शक्तियों का प्रयोग वो जो मंडली की जो सलाह से करते हैं, जो कोलिजियम है। विधायी शक्तियों के मामले में उन्हें कुछ अधिकार हैं, जेपी वीटो जैसे, लेकिन उनका भी दायित्व तय किया गया है। तो न्यायिक शक्तियों में पहला काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मामला है। दूसरा मामला आता है जो क्षमादान की शक्तियां हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा सुना देता है, चाहे वो कारावास की हो, मृत्युदंड की हो, तो उसके बाद भी जो आरोपी होता है, दंड प्राप्त, जो जिसको दंड के आदेश हुए हैं, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने गुहार लगा सकता है। मर्सी पिटीशन कहते हैं जिसे, दया याचिका दायर कर सकता है राष्ट्रपति कार्यालय में कि मुझे इन आधारों पे अपनी जो कुछ मजबूरियां रखता है
इन आधारों पर मेरे दंड को कम किया जाए या दंड को छोटा किया जाए या फिर माफ़ किया जाए, तो राष्ट्रपति को ये पूरी पावर होती है कि वो चाहे तो किसी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को बिल्कुल दंड मुक्त कर सकता है, किसी के 20 साल के कारावास को 10 साल के कारावास में बदल सकता है। ये अलग बात है कि ये सब राष्ट्रपति अपने से नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति जी को जो ही और जैसा निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलता है उसी अनुरूप करते हैं। निर्भया गैंगरेप के जो आरोपी थे उन्होंने भी मर्सी पिटीशन याचिका जो डाली थी, लेकिन राष्ट्रपति खारिज करते रहे क्योंकि सरकार चाहती थी कि इन्हें मृत्युदंड मिले। तो ये न्यायिक शक्ति है जो क्षमादान की शक्ति है। उसी तरह एक और न्यायिक शक्ति है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांग सकते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर, राजकाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर, और इतिहास में मांगे भी गए हैं। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति जो परामर्श मांगते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय ये बाध्य नहीं है इस बात के लिए कि वो मांगे गए परामर्श को दे ही, वो उसे मना भी कर सकता है। हाँ, अगर किसी ऐसे मामले पर परामर्श मांगते हैं जो संविधान लागू होने से पहले का है और जिसमें किसी विधि के व्याख्या का मामला जुड़ा है, तब न्यायपालिका को देना ही होता है परामर्श, अन्यथा नहीं। बिना परामर्श के काम मतलब वो मना भी कर सकता है। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में मांगा था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये पुरातत्व से जुड़ा मामला है, वही इस बात की जांच करेगा कि वहाँ मंदिर था कि नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का एक हिस्सा है। इस तरह से ये जो हमने 3 मोटे तौर पे बांटा है, जो सामान्य शांतिकालीन शक्तियों को, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्तियाँ, और इनके भीतर कौन कौन से काम होते हैं, इनके बारे में चर्चा की है। परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है। अब राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।